नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजी में एक कहावत है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मतलब एकदम सिंपल भाषा में इसका अगर अनुवाद किया जाए तो मतलब जो जाता है वो वापस भी आता है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें तो 2019 में जो हुआ था, मतलब 2019 की महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के बाद जो मैंडेट महाराष्ट्र के लोगों ने युति को दिया था, महायुति को दिया था, मतलब बीजेपी और शिवसेना दोनों को मिलके दिया था, और राष्ट्रवादी और कांग्रेस दोनों को विरोधी पार्टी में बैठने का जनादेश दिया था। बट शिवसेना ने क्या किया उस टाइम पे? शिवसेना ने ये कहते हुए कि हमें अमित शाह ने ये वादा किया था कि 2.5 साल का या जो भी है कि बंद दरवाजे के पीछे या बंद रूम में ये चर्चा हुई थी कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा वगैरह वगैरह, जो भी बातें हुई हो। तो ये कहते हुए शिवसेना ने महायुति को तोड़ दिया और जाके शिव कांग्रेस और राष्ट्रवादी से हाथ मिला लिया और मुख्यमंत्री पद को पा लिया। तो उस टाइम पे महाराष्ट्र की जो जनता है उसने अपने आप को बिट्रेड फील किया। मतलब ऐसा लगा उनको कि हमारे जनादेश की ये अवहेलना हुई है, हमारे जनादेश को, हमारे मैंडेट को ठुकरा के शिवसेना ने ये बहुत गलत किया है। और उस टाइम पे 2019 में नवंबर के टाइम पे मतलब ये बहुत ज़्यादा लोगों में रोष था कि शिवसेना ने ये बहुत गलत किया। लोगों को इस बात का भी ज़्यादा गुस्सा था कि पिछले 25-30 साल से जो शिवसेना का अलायंस है बीजेपी के साथ, एक नेचुरल अलायंस माना जाता है। जैसे शिवसेना खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी मानती है, बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है वो भी हिंदुत्व से जुड़ी हुई है, और राष्ट्रवादी और कांग्रेस दोनों, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, दोनों एक दूसरे की नेचुरल अलायंस है। जैसे दोनों की भी आइडियोलॉजी एकदम सेक्युलरवादी है, सेक्युलर टाइप है। तो ये था कि शिवसेना चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिला सकती। ये बाला साहेब ठाकरे जी के ज़माने से चलता आ रहा था, और इनफैक्ट बाला साहेब ठाकरे जी की तो पूरी राजनीति ही हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती रही। उन्होंने हमेशा, अगर आप यूट्यूब से भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है अभी भी, उनके वीडियोस निकाल के देखें तो बाला साहब जी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको लेके या उनके नेताओं को लेके किस किस तरह के बयान दिए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। वो हमेशा कहते थे कि मैं अपना पक्ष या अपनी पार्टी बंद कर दूंगा पर कभी इन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, मतलब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस। और जब 2019 में उन्हीं के बेटे ने सत्ता के लिए अगर अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ये महाराष्ट्र की जनता देख रही थी, और महाराष्ट्र की जनता को, जो शिवसेना के सपोर्टर्स है, उनको छोड़ के महाराष्ट्र की पूरी जनता जिन्होंने इस अलायंस को, इस महायुति को एक भर भर के मैंडेट दिया था, उसको ये निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया। महाराष्ट्र की जनता ने 2014 के बाद 2019 में फिर से बीजेपी और शिवसेना, इसकी जो महायुति थी, उसको एक मैंडेट दिया था। 105 या 106 दिए थे बीजेपी को, और 56 जो एमएलए थे वो आए थे शिवसेना के चुन के। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा मैंडेट दिया था, स्पष्ट बहुमत था महायुति को, और आराम से सरकार बना सकते थे। जैसे 5 साल 2014 से लेके 19 तक देवेंद्र फडणवीस जी ने सत्ता संभाली थी, उसी तरीके से अभी भी सब चल सकता था। बाद में चाहे तो आप बीजेपी के साथ चर्चा करके 2.5 साल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, या आप बात से ये चीज़ सुलझा सकते थे, विचार विमर्श से ये चीज़ सुलझा सकते थे। पर आपने ऐसा ना करते हुए सीधा उनकी गोद में जाके बैठना पसंद किया जिनके खिलाफ आप पूरी ज़िंदगी भर लड़ते आए। और ये बात महाराष्ट्र की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, चलिए, उसके बाद भी सरकार बन गई। आपने अपनी पार्टी शिवसेना की जो सरकार थी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलके बना ली। जो संख्या बल होना चाहिए, जो मेन एक तरीके से टेक्निकली देखा जाए
तो संख्या बल सबसे अहम होता है विधानसभा के लिए, और वो संख्या बल आपने तीनों पार्टियों ने मिलके एक दूसरे के साथ बना लिया, उसके बाद आपकी सरकार बन गई। यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद सरकार बनी, कुछ महीनों बाद कोरोना आ गया। कोरोना में महाराष्ट्र में जो प्रबंधन रहा वो सारी दुनिया ने देखा। इनफैक्ट भारत में अगर जो कुछ चुनिंदा शहर थे, चुनिंदा राज्य थे जहाँ पे कोरोना का सबसे ज़्यादा मिसहैंडलिंग हुआ, जो बहुत ज़्यादा दुर्गति हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई लोगों को, उसमें से महाराष्ट्र और मुंबई एक था। उस टाइम पे भी लोगों ने देखा। उसके बाद तो जैसे चीज़ों की झड़ी लग गई, एक के बाद एक चीज़ें होती गई। कंगना का बंगला तुड़वाना, सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या हुई थी, उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन में कोताही होना, या बहुत सारी उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जो बहुत संदेह के घेरे में आती थी। उसके बाद जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें संदेह के घेरे में थी। सबसे मेन बात तो ये थी कि जब से सरकार बनी तब से, ये 2019 की जो सरकार बनी महाविकास आघाड़ी की, उसके बाद से संजय राउत रोज कैमरा पे आके रोज सुबह कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बीजेपी, उसके नेताओं के बारे में रोज बोलते थे। जिस पार्टी के साथ आप 25-30 साल से अलायंस में थे, जिस पार्टी के साथ आपका अभी अभी गठजोड़ जो है, अलायंस जो है टूटा है, उसके बारे में आप इस तरह की बातें करें, ये लोग पसंद नहीं करते। ये शायद संजय राउत को समझ में नहीं आया। रोज कुछ उल्टी सीधी बात, हाँ ठीक है, आपके कुछ एक दूसरे के साथ ये हो सकता है, कुछ एक दूसरे के लिए शिकायतें हो सकती है, बट इस तरीके से मतलब ये बात तो वो हो गई थी कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस जितना क्रिटिसाइज, मतलब एक धुर विरोधी है बीजेपी के जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी, उन्होंने भी जितना क्रिटिसाइज नहीं किया बीजेपी को कभी, उतना संजय राउत ने इन 2.5-3 सालों में कर लिया। रोज मतलब रोज, और बीजेपी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है, बीजेपी के जो बाकी नेता है, उन पे रोज कुछ ना कुछ बोलना, या फिर जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके बारे में रोज कुछ उल्टी सीधी बयानबाजी करना। महाराष्ट्र में अगर कहीं पे कुछ भी हो जाता है, उसका सीधा संबंध आप जोड़ देते हैं बीजेपी से, या सेंट्रल लीडरशिप से, या केंद्र की सरकार से। ये सारी चीजें महाराष्ट्र की जनता मुझे लगता है देख रही थी कहीं पे, और महसूस कर रही थी। उसके बाद जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई, उस टाइम पे भी बहुत जन आक्रोश था कि इसके खिलाफ कुछ एक ठोस इस पे एक्शन लिया जाए। उस टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा एक, मुझे लगता है, टर्निंग पॉइंट था। इस जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उसके खिलाफ जो रोष था, उसके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तब भी लोग चुप रहे, लोगों ने किसी तरीके का कोई रोष, मतलब अगर था भी तो जाहिर नहीं किया। उसके बाद जो मेन था वो था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इनके एक एक किस्से बाहर आने लग गए। सबसे पहले जो था वो सचिन वाजे प्रकरण था, फिर उसके बाद अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, जिनके अंडर पुलिस का पूरा महकमा आता है, पुलिस आती है पूरी महाराष्ट्र की, या किसी भी राज्य की जो गृह मंत्री होता है उसके अंडर, उस पुलिस ने जिस तरीके का काम किया, सचिन वाजे जो एक पुलिस में था, पुलिस वाला था, उसने जिस तरीके के काम किया एंटीलिया प्रकरण में, मनसुख हिरेन की हत्या हुई, फिर खुद सचिन वाजे और परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उनके खिलाफ जो चीज़ें सामने आई, या फिर अर्नब गोस्वामी के जो अरेस्ट हुई थी उसमें उनकी जो भूमिका सामने आई, उससे लोगों में ये रोष और बढ़ गया। उसके बाद परमवीर सिंह ने खुली चिट्ठी लिखी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार के बहुत बड़े एक्यूजेशंस लगाए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पे। ईडी ने इसमें तहकीकात की, उनको अरेस्ट किया गया, आज वो जेल में है। उसके बाद नवाब मलिक का प्रकरण आप देख ही सकते हैं। नवाब मलिक के प्रकरण में तो सीधा ये था कि जो टेररिस्ट थे उनको मनी लॉन्ड्र, जो टेररिस्ट थे, या 1993 का जो ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, उसके जो एक्यूज्ड थे उनसे सीधा जो ज़मीन खरीदी गई थी उसके लिंक सीधा नवाब मलिक से जुड़ते थे। इसमें भी तहकीकात होने के बाद उनका एक एक्टिव रोल सामने आया, और न्यायालय ने भी माना कि ये जो सारे सबूत है वो नवाब मलिक के,
मतलब बिल्कुल उनके खिलाफ जा रहे हैं और उनका इसमें एक एक्टिव रोल देखा जा सकता है। उनको भी अरेस्ट हुआ, आज वो भी जेल में है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की जो सरकार चल रही थी उसके दो एक्चुअली वर्किंग मंत्री जेल में चले गए और उसके बाद उनसे उनका कार्यभार या उनका जो पोर्टफोलियो है वो निकाला नहीं गया। वो अभी भी बिना खाते के मंत्री बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे कितने ही सारे किस्से गिनाए जा सकते हैं महाराष्ट्र में जो इस सरकार के खिलाफ जा रहे थे, जो लोगों में ऑलरेडी रोष था उसको और बढ़ावा दे रहे थे। और लोग शायद इस तरीके से राह देख रहे थे कि कब एक बार इलेक्शंस आ जाए और हम एक लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को फिर से हटा दें। इसमें आप समझ लीजिए कि बीएमसी का इलेक्शन हो या फिर आगे आने वाली जो विधानसभा की 2024 की विधानसभा का इलेक्शन है वो हो, क्योंकि संख्या बल इस सरकार के पास था, इसलिए इस सरकार को गिराना उस तरीके से मुश्किल था। और बीजेपी ने एक दो बार कोशिशें करके देखी थी कि अगर किसी तरीके से सरकार को अनस्टेबल किया जाए और अपनी सरकार बना ली जाए, पर उसमें उनको जो है वो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो चलिए खैर वो अलग बातें हैं, पर इस तरीके से ये एक बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर सरकार थी और लोग कहीं ना कहीं फिर भी चाहते थे कि अभी भी शिवसेना के पास वक्त है, शिवसेना अभी भी ये जो महाविकास आघाड़ी का अलायंस है उसको तोड़ के बीजेपी के साथ वापस सत्ता में चली जाए। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि शिवसेना और बीजेपी का ही एक नेचुरल अलायंस हो सकता है, दोनों की आइडियोलॉजी बहुत सेम है। पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के बारे में इन 2.5 सालों में कभी भी उद्धव ठाकरे जी ने, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कभी भी एक्टिवली कोई भी रोल नहीं निभाया। भले ही वो कहते रहे कि हमारी पार्टी हिंदुत्व से जुड़ी हुई है या हमारा हिंदुत्व ऐसा है वैसा है, पर उनका कभी भी कोई एक एक्टिव रोल इस पूरे मामले में कभी भी दिखाई नहीं दिया। और हमेशा ऐसा लगा कि जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर राष्ट्रवादी ही एक्टिवली हैंडल करती है, जो राज्य की चीज़ें होती है, या शरद पवार ही इनडायरेक्टली सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। उद्धव ठाकरे उतना ज़्यादा एक्टिवली एज अ मुख्यमंत्री लोगों के सामने नहीं आते, इससे भी लोगों में एक नाराज़गी थी। और आज जब ये सारी चीज़ें हो रही है, आज जब शिवसेना में इतनी बड़ी बगावत हो चुकी है, तब अब ये सारी चीज़ें इनके बारे में सोच के या इनके बारे में कुछ बातें करके क्या हासिल होगा। सिंपल बात ये है कि मुझे ये लगता है कि ये जो बगावत हुई है या ये जो विधायक महाराष्ट्र से निकल के एकनाथ शिंदे के साथ ये जो 40 या 42 विधायक चले गए हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही सामने आ रहा है, जो विधायक वहाँ से बता रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं उसमें, कि हम लोग चाहते थे कि शिवसेना फिर से बीजेपी के साथ अलायंस बना ले, क्योंकि जो महाविकास आघाड़ी है उसमें हमेशा शिवसेना को राष्ट्रवादी और कांग्रेस के कंपैरिजन में दुय्यम दर्जे की जो है एक दुय्यम दर्जे का एक वो मिला, बिहेवियर मिला। हमेशा बड़े बड़े जो खाते रहते थे या जो मलईदार पोर्टफोलियो रहते थे वो ज़्यादातर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास रहते थे। हमारे जो नगर सेवक है या जो काम करने वाले हमारे जो कार्यकर्ता है, उनको निधि या जो भी फंडिंग होती है पार्टी की तरफ से, वो कभी ठीक से नहीं मिला। ये बहुत सारी शिकायतें उन विधायकों की अब सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ा एक सुर में जो कंप्लेंट आ रही है उन विधायकों से वो यही है कि हम चाहते थे कि अभी भी जो उद्धव ठाकरे हैं वो अब भाजपा के साथ या बीजेपी के साथ हाथ मिला ले और अपनी सरकार बना ले। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी को सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में या सत्ता पे हासिल होने के चक्कर में 2019 में जो उन्होंने किया, उसके बाद आज 2.5 साल बाद क्या स्थिति है। सत्ता में हासिल होने के चक्कर में, सत्ता पे काबिज होने के चक्कर में उन्होंने अपनी पार्टी का पूरा कंट्रोल गवा दिया एक तरीके से। जो अपने पिताजी की सबसे बड़ी विरासत थी, जो पूरे भारत भर के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे बाला साहेब ठाकरे जी, उनकी जो विरासत थी वो आपने कहीं ना कहीं उद्धव जी एक तरीके से वो विरासत गवा दी। आज भले ही फिर आपकी पार्टी फिर से उभर के आ जाए,
पर जो एक बगावत हुई है, वो जो एक तरीके से लोगों के सामने ये जो आपके पार्टी के भीतर के अंतर्गत विवाद सामने आए हैं, उससे ना शायद आप कभी उबर पाएंगे, ना लोगों के मन से ये बातें कभी जा पाएंगी कि 2.5 साल में किस तरीके से ये सरकार चलाई गई है। लोग जिस तरीके का मैंडेट दिया था लोगों ने, और लोग जिस तरीके से चाहते थे कि ये सरकार बनी रहे बीजेपी के साथ, एक महायुति की सरकार बने, वो जो बनी नहीं। तो इससे सोचना चाहिए आपको कि अब क्या आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि शायद अब जो विधायक चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। अगर वो शिवसेना में ही रहते हैं तो वो अपना एक अलग गुट जो चले गए हैं उनका एक एज अ शिवसेना ही वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। बीजेपी की उनके सपोर्ट से सरकार बन सकती है महाराष्ट्र में। पर पद हाथ से चला जाना या मुख्यमंत्री पद का चला जाना उद्धव ठाकरे जी के लिए अगर इतनी बड़ी बात नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पद शायद आगे के फ्यूचर में भी शिवसेना में से किसी एक को मिल जाएगा। बट आज जो आपके पार्टी की हालत हुई है, एक शिवसेना, शिवसेना मतलब महाराष्ट्र और महाराष्ट्र मतलब शिवसेना, भले ही शिवसेना सत्ता में रहे महाराष्ट्र में या ना रहे, पर शिवसेना की जो एक कीर्ति थी, जो एक विरासत थी, वो पूरे महाराष्ट्र में थी। और पिछले 30-35 साल से ये पार्टी खड़ी थी। पर आज जब पीछे मुड़ के आप देखेंगे उद्धव जी, तो ये आपको दिखेगा कि आपने 2.5 साल पहले सत्ता को हासिल करने के चक्कर में आज आपने अपनी पूरी पार्टी को एक तरीके से खो दिया है। तो यही होता है कि अब बुरा तो सबको लग रहा है डेफिनेटली। महाराष्ट्र की जो जनता है, अब शिवसेना में जो बगावत हुई है उसको देखिए, महाराष्ट्र की जनता को डेफिनेटली बुरा लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता नेचुरली एक नेचुरल टेंडेंसी है कि उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य हो, उनको महाराष्ट्र की जनता बहुत चाहती है। और इसीलिए उन्होंने शायद मैंडेट भी दिया था कि आप और बीजेपी साथ में सरकार बना ले। आज अगर जब शिवसेना में ये बगावत हुई है तो लोगों को बुरा तो ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर लोग एक तरीके से एकनाथ शिंदे को भी पूरी तरह गलत नहीं मान रहे हैं। लोग एकनाथ शिंदे को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से जो बातें सामने आ रही हिंदुत्व को लेके या बीजेपी के साथ जाने को लेके, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता भी अंदर से यही चाहती थी, 2.5 साल पहले भी यही चाहती थी कि आप बीजेपी के साथ जाए, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को ना छोड़े। पर ऐसा नहीं हो पाया और आज शिवसेना की ये हालत हो गई है। लोगों को बुरा लग रहा है, पर शायद यही 2.5 साल पहले जब ये हुआ था, सब ये सरकार बनी थी, और एक तरीके से जब शरद पवार ने ये सरकार बनाई थी उसी टाइम पे शायद ये तय हो गया था कि कहीं ना कहीं 2-3 साल बाद इस सरकार का, महाविकास आघाड़ी की सरकार का ये हश्र होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कभी किसी नए मुद्दे को लेके हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।